जो मेरा चैनल है इस पे हार्दिक स्वागत है एक बार फिर। और लेट मी शेयर द पीडीएफ विथ यू। यस। So, as you know already that uh, if you are new to the channel, then like, subscribe, and share this. But before that, let me tell you कि यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली इसका जो ये पीडीएफ है ये आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा या फिर मेरे टीचमेंट की प्रोफाइल पे मिल जाएगा। और ये फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इनर्शियल फ्रेम क्या होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होती है, ये बातें, ठीक है। फिर ये रिमार्क इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास, ठीक है। और ये सब फार्मूलाज और ये जितना भी यहाँ लिखा है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टीचमेंट के मेरे प्रोफाइल पे, अपलोडेड है वहाँ पे। या फिर यदि आप पर्सनली व्हाट्सएप पे मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर कमेंट के रूप में पिन किया हुआ मिलेगा नीचे, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। और फिजिक्स ऑप्शनल की अगर मैं बात करूँ तो आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 years इन दिस फील्ड एंड आई हैव guided almost 3,500 students who had physics as their optional subject. अगर हम हिस्ट्री और पॉलिटी की बात करें तो हिस्ट्री एंड पॉलिटी आल्सो आई हैव taught in offline mode in various coaching institutes in Delhi. But history and polity I am not uploading on YouTube because these are very common subjects and you will get many videos on these topics from various coaching institutes. So हिस्ट्री और पॉलिटी अगर पढ़नी है तो आप दूसरों के यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। मैं तो यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स ऑप्शनल पढ़ाने आया हूँ और वही मैं पढ़ाऊंगा भी क्योंकि दैट इज माय फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज। ओके। सो ये देखिए यहाँ पे रॉकेट इक्वेशन ये हमको पढ़ना है आज, ठीक है। तो रॉकेट इक्वेशन, रॉकेट क्या होता है बेसिकली, जो हम बचपन से बनाते आए ना, जो इस शेप का बनाते हैं हम, ठीक है, वही बेसिकली रॉकेट है। तो रॉकेट में होता क्या है, हम यहाँ पे रिलेटिविस्टिक वाला रॉकेट नहीं ले रहे हैं दोस्तों। रिलेटिविस्टिक वाला रॉकेट क्या होता है, कुछ कुछ रॉकेट्स होते हैं जो रिलेटिविस्टिक होते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई आज तक ऐसा रॉकेट आया नहीं है हालांकि दुनिया में, पर मान लीजिए ऐसा कोई रॉकेट होता हाइपोथेटिकली कि जो लाइट की स्पीड सी के बहुत करीब यानी c/10 वेलोसिटी से, c/4 वेलोसिटी से, लाइट की वेलोसिटी से तो कोई भी रॉकेट कभी नहीं चल पाएगा दुनिया में, ये आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी कहती है। लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई हाइपोथेटिकल रॉकेट होता है जो c/10 वेलोसिटी से, c/4 वेलोसिटी से, c/2 वेलोसिटी से, ठीक है। और c का वैल्यू क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो मान लीजिए इतनी हाई वेलोसिटी से कोई रॉकेट अगर मूव कर पाता, जैसे c/10, c/4, सी से तो कोई नहीं मूव कर पाएगा, c/99, इससे मूव कर सकता है, 99 c/100 से मूव कर सकता है। तो ऐसा कोई रॉकेट है जो इतनी हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है जो वेलोसिटीज लाइट की स्पीड से कंपेरेबल है। तो ऐसा यदि कोई रॉकेट है, so that rocket is called as relativistic rocket. And this rocket equation which we are studying here, this rocket equation which we are studying here, it does not apply to such relativistic rockets. Okay, it does not apply to such relativistic rockets. यहाँ पे जो सबसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि रॉकेट इज अ सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास, ठीक है। इसका क्या मतलब है, दिस मास वेरिएशन is not relativistic. Okay, this mass variation is absolute mass variation, ठीक है। जो मास वेरिएशन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में होता है उसमें क्या होगा, उसमें जो आपका रॉकेट है वो टेक ऑफ करेगा, टेक ऑफ करने के बाद मान लीजिए वो c/10 वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है कुछ हाइट पे जाके, तो वो ये वेलोसिटी इतनी ज्यादा हाई एक्वायर करने के कारण उसके मास में वेरिएशन आ जाएगा।
वो क्या कैसे होता है, वो स्पेशल रिलेटिविटी जो टॉपिक है पेपर 1 का ही पार्ट है, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन c/10 वेलोसिटी से c/4 वेलोसिटी से ऐसे लाइट के कंपेरेबल स्पीड से मूव करने वाला कोई रॉकेट अगर है तो उसके मास में वेरिएशन आ जाता है, एंड दैट वेरिएशन इज कॉल्ड एज रिलेटिविस्टिक वेरिएशन, and that variation is very different from Newtonian variation. Okay, this variation of variable mass system, this variation, the system of variable mass जो यहाँ लिखा है, this variation is absolute variation. Absolute variation मतलब कैसे? जैसे आपने पढ़ा देखा होगा काफी सारे साइंस फिक्शन फिल्म्स में कि ये रॉकेट होता है, ठीक है, ये गैस ये गैस एग्जॉस्ट हो रही है यहाँ से, ये उसका फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है और ये थर्ड स्टेज है, ठीक है। तो क्या होता है कि समय के साथ साथ में रॉकेट जैसे जैसे हाइट पे जाता है वैसे वैसे ये जो स्टेजेस है 1, 2 और 3, ये 1 और 2 को झड़ाते जाएगा। जब जब ये 1 को झड़ाएगा तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। 2 को झड़ाएगा तो इसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, और फिर फाइनली ओनली 3 विल रिमेन, and that will be the moment when the highest velocity will be achieved actually. Okay, so that's why it is being called as a system of variable mass, because पहले एक पार्ट को झड़ाएगा, फिर दूसरे पार्ट को झड़ाएगा और फिर एक ही पार्ट बचेगा। So 3 स्टेज रॉकेट में 2 पार्ट्स विल गेट डिस्ट्रॉयड विद टाइम, वो झड़ा देगा रॉकेट हाइट पे पहुंचने के बाद, ठीक है। So that is why it is being called as system of variable mass over here. Okay. अब ये देखिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम क्या होता है। ये दिस रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम के प्रिंसिपल के पे मूव करता है। मोमेंटम का प्रिंसिपल है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल बेसिकली, ठीक है। जैसे जो पार्ट्स रॉकेट के झड़ेंगे, मान लीजिए ये रॉकेट था, मान लीजिए 2 स्टेज का ही था, ये वाला पार्ट जब झड़ जाएगा तो ये वाला पार्ट झड़ने के बाद में इतना ही रॉकेट बचेगा, इतना ही रॉकेट बचेगा। तो जो ये झड़ने के पहले जो मोमेंटम था P1 मान लिया उसे, और ये जो झड़ जाने के बाद में जो मोमेंटम है दिस इज कॉल्ड P2। तो ये जो P2 है और ये P1 है, ये इसे अगर हम एक सिस्टम मान ले, ये न झड़ने वाला पार्ट है, परमानेंट पार्ट ऑफ रॉकेट, और जो झड़ने वाला पार्ट है रॉकेट का, उसे एक सिस्टम मान ले, तो जो मोमेंटम इसके सिस्टम का पहले था वही मोमेंटम ये पार्ट झड़ जाने के बाद अगर इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम ऐड करोगे तो इसके टुगेदर जब ये थे उस मोमेंटम के बराबर रहेगा। तो दिस रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिस इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर। ओके, सो सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास की ओर बता दिया, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कैसे वर्क कर रहा है कि जो हमारा रॉकेट होता है ना, मान लीजिए ये 3 स्टेज रॉकेट है, तो यहाँ से जो गैसेस निकलती है नीचे से, दीज आर कॉल्ड एज एग्जॉस्ट गैसेस। These exhaust gases actually are pushed in the downward direction. These exhaust gases are pushed in the downward direction, and as a result of which an upthrust is produced in the rocket. ये नीचे प्रोड्यूस होती है तो ये एक्शन हो गई, ये नीचे नीचे इनको फोर्स लगाते हैं एग्जॉस्ट गैसेस को, तो एक्शन हो गई। रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, एंड रिएक्शन विल पुश दिस रॉकेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। So that's why प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बेस पे ये रॉकेट जो है हमारा वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे का जो सेंटेंस लिखा है उससे भी समझ लेते हैं। इन अ कंबशन चैम्बर लिक्विड और सॉलिड फ्यूल इज बर्न। देखिए आप साइंस एंड टेक में पढ़ेंगे, जो यूपीएससी के सिलेबस का पार्ट है, और वो जीएस का पार्ट है, वो ऑप्शनल का पार्ट नहीं है बेसिकली। तो जीएस में जो साइंस टेक है उसमें आप आराम से पढ़ लीजिएगा कि रॉकेट के अलग अलग फ्यूल्स आए हैं। सबसे किसी जमाने में सॉलिड फ्यूल यूज करते थे, फिर लिक्विड फ्यूल यूज करने लगे, तो उसकी पूरी हिस्ट्री जो है आप साइंस एंड टेक में पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन फ्यूल, सेकेंड जनरेशन फ्यूल, थर्ड जनरेशन फ्यूल, वो सब ऐसा कुछ रहता है वो, ठीक है। तो वो आप साइंस टेक में पढ़ेंगे। सो इन अ कंबशन चैम्बर लिक्विड और सॉलिड फ्यूल इज बर्न।
कंबशन चैम्बर में लिक्विड या सॉलिड फ्यूल को जो है बर्न किया जाता है। ठीक है, कंबशन चैम्बर होता है रॉकेट के परमानेंट वाले पार्ट में। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये रॉकेट था, तो रॉकेट का ये मान लीजिए परमानेंट पार्ट है, और ये झड़ने वाले पार्ट है। तो यहाँ पे कंबशन चैम्बर होगा, और यहाँ से ये झड़ेगा, यहाँ से फ्यूल बर्न होगा यहाँ पे, और यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस निकलेगी। ठीक है, और ये झड़ जाएगा, फिर यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस निकलनी शुरू होगी, फिर ये भी झड़ जाएगा, तो यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस निकलेगी। लेकिन कंबशन चैम्बर वो परमानेंट वाले पार्ट में होता है रॉकेट, और वहां पे गैसेस या फिर सॉलिड या लिक्विड फ्यूल जो भी है वो बर्न किया जाता है। जो भी यहाँ से हीट ऑफ कंबशन है, वो प्रेशर क्रिएट करती है, और वो प्रेशर से गैस जो है वो नीचे की ओर एक्सपेल की जाती है, और नीचे की ओर जो एक्सपेल होती है गैसेस, वो रॉकेट को ऊपर की ओर पुश देती है, क्योंकि एक्शन डाउनवर्ड डालोगे तो रिएक्शन अपवर्ड आएगा। ओके, तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लिखा है liquid or solid fuel is burned, the heat of combustion raises the pressure high enough for the hot gases to be expelled from the tail of the rocket in the form of a jet with very high exhaust velocity. ठीक है, and consequently the rocket rushes in the forward direction. ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट अंडर कांस्टेंट फोर्स फील्ड, इसका डिडक्शन हम पढ़ लेंगे अभी। ठीक है, डिडक्शन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट अंडर कांस्टेंट फोर्स फील्ड। कांस्टेंट फोर्स फील्ड क्यों बोल रहे हैं वो भी जरा जान लेते हैं। ठीक है, आप में से कुछ जो अच्छे जिनका फिजिक्स का बेस अच्छा है, वो क्या कहेंगे कि यहाँ पे इस चीज से मुझे आपत्ति है, कहेंगे क्या, किस चीज से, इस चीज से, अंडर कांस्टेंट फोर्स फील्ड इस चीज से मुझे आपत्ति है कहेंगे। वो ऐसा क्यों कहेंगे वो भी मैं बताता हूँ। क्योंकि देखिए ये अर्थ है मान लीजिए, और ये रॉकेट है, तो ये जो रॉकेट है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब रॉकेट तो बहुत हाइट पे जा सकता है। अब ये रॉकेट अब अत्यधिक ज्यादा हाइट पे जब चला जाएगा, तो ये जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हाइट के साथ कम होता जाता है। सरफेस से जितनी ज्यादा हाइट पे जाओगे उतना अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कम होगा। तो वो ये बोलेगा बच्चा कि रॉकेट का इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट फोर्स फील्ड हम निकाल रहे हैं, पर यहाँ तो जी जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट वेरीज ड्यू टू हाइट, वो बराबर है। लेकिन हम यहाँ पे आइडियलिस्टिक दुनिया मान के चल रहे हैं कि जो हाइट है अर्थ के रेडियस के तुलना में, ये हाइट बहुत कम है, ऐसा मान के चल रहे हैं। आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स एट अ हाइट फ्रॉम द अर्थ, उसका कुछ फॉर्मूला रहता है। ठीक है, जैसे ये रेडियस है अर्थ की आर, तो थ्योरी ये कहती है कि अर्थ के रेडियस आर है, तो अर्थ से जो एच हाइट हम लेते हैं, मान लीजिए वो हमने बहुत ज्यादा नहीं ली है, कम हाइट पे रॉकेट अगर उड़ रहा है, तो कम हाइट्स पे ग्रेविटेशनल फील्ड कैन बी, उसमें वेरिएशन निग्लिजिबल आता है कम हाइट पे। सो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ कैन बी अज्यूम टू बी कांस्टेंट फॉर सच अ लेस हाइट। यदि हम हाइट को बढ़ा के बहुत ज्यादा कर देंगे, यानी कि अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल हाइट अगर हम लेंगे, तो अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल हाइट लेंगे, देन इट विल बी अ कंप्लीट ब्लंडर। एंड इन दैट केस इफ वी टेक द हाइट्स टू लार्ज एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, और कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ लेंगे अगर हम हाइट, सो इन दैट केस दिस थ्योरम अंडर कांस्टेंट फोर्स फील्ड विल नॉट वर्क। लेकिन हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, जैसे अर्थ अर्थ की रेडियस सभी को मालूम है, 6400 किलोमीटर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। मान लीजिए रॉकेट को हम उड़ाएं 1 किलोमीटर की हाइट पे, या फिर 2 किलोमीटर की हाइट पे, या मान लीजिए रॉकेट को हम उड़ाएं 27 किलोमीटर की हाइट पे। तो डू यू थिंक 27 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, these are very are these comparable to 6400 किलोमीटर? दूर दूर तक नहीं दोस्तों। 6400 किलोमीटर जो रेडियस ऑफ अर्थ है, इसके कंपेरेबल हाइट पे रॉकेट उड़ रहा है, इसका ये बात अगर हमको बतानी है, तो हाइट्स मस्ट बी 1000 किलोमीटर।
1500 kilometer, 5000 kilometer. Such heights will be comparable to the radius of the Earth. But if we take heights such as 1 kilometer, 2 kilometers, 27 kilometers, at such heights, the gravitational field of the Earth can be assumed to be a constant field. Okay, for low heights, which are very much less as compared to the radius of the Earth. समझ में आ गई होगी होपफुली बात. तो हम रिड्यूस कर रहे इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट अंडर कांस्टेंट फोर्स फील्ड. ठीक है. अब लेट एट टाइम टी, मान लिया कोई टाइम टी, कोई भी टाइम टी ले लिया, अर्थ के फ्रेम में हम ले रहे हैं. और एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि अर्थ को हम यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम कंसिडर कर रहे हैं. अर्थ को रोटेटिंग फ्रेम की वजह से अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है. मैंने बताया था पिछली क्लासेस में, मैं ये चीज बता चुका हूँ. देखिए यहाँ पे ये स्लाइड में पीछे जाते हैं तो यहाँ पे ये रिमार्क्स दिए थे मैंने किसी टाइम पे, ये सारे रिमार्क्स कि अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम बट फॉर मेनी प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज ट्रीटेड एज एन इनर्शियल फ्रेम. यहाँ बताया था मैंने. ठीक है ना. तो as the earth is a non-inertial frame, but we can treat it as an inertial frame because the angular velocity of earth is not very large. So यहाँ पे हम प्रैक्टिकल पर्पस वाला चीज मान रहे हैं और हम यहाँ पे अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मान रहे हैं. ठीक है ना. ये भी एक अजम्पशन है. तो अजम्पशन नंबर 1 क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट है. मास ऑफ द रॉकेट m है. एट टाइम t अर्थ का फ्रेम, अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम ओवर हियर. ठीक है. एंड m is mass of the rocket, v vector is the velocity of the rocket. Okay, m mass of rocket, v velocity of rocket. अब देखिए ये जो रॉकेट है इसका मास m है और टाइम t पे इसकी वेलोसिटी v है. इसी टाइम t इक्वल टू 0 पे ये रॉकेट ग्राउंड पे रहा होगा. टाइम t इक्वल टू 0 पे रॉकेट वो ग्राउंड पे रहा होगा टाइम t इक्वल टू 0 पे, तब उसका कुछ भी मास रहा होगा. उससे अभी हमको लेना देना नहीं है. जब इंटीग्रेट करेंगे तब उससे लेना देना आएगा. अभी हम कर रहे हैं बात टाइम t इक्वल टू टी की. टाइम t इक्वल टू टी पे मान लीजिए रॉकेट का मास कैपिटल M है और वेलोसिटी v वेक्टर है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड है. ठीक है. तो जो ये डेल्टा m जो लॉस होएगा, अब जैसे जैसे फ्यूल बर्न होगा तो रॉकेट के साथ में अटैच सिलेंडर भी होगा, फ्यूल सिलेंडर. जैसे जैसे सिलेंडर से फ्यूल बर्न होता जाएगा नेचुरली रॉकेट का मास समय के साथ हो जाएगा. सो as the fuel is being burned, so the mass of the rocket will reduce with time. Okay, so as you can see, m is equal to mass of the rocket at time t, v vector is equal to velocity of rocket at time t, at time t equal to t plus delta t. This delta t is indeed very small, it is microscopic. ठीक है ना. माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या? टाइम मान लीजिए 1 सेकेंड लिया और उसके बाद में टाइम मैंने लिया 1.00000000000001, ये टाइम लिया. ठीक है. ये पहले ये टाइम लिया था और ये t प्लस डेल्टा टी है. ठीक है. डेल्टा इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन मैथमेटिक्स, है ना. सो अगर मैंने माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी डेल्टा टी को ऐड कर दिया तो क्या होगा मेरा? माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी डेल्टा टी को ऐड कर दिया. सो इट विल रिजल्ट इन द मास will be very small, mass will be lost at that time. Okay, so let the mass lost be actually delta m mass has been lost in the time interval delta t. From t to delta t, delta m amount of fuel is burnt and that mass is lost. और वो एग्जॉस्ट वेलोसिटी के रूप में वो मास निकल जाता है सपोज. क्योंकि जितना फ्यूल बर्न होगा उतनी ही गैसेस भी एग्जॉस्ट होगी और निकलेगी टेल ऑफ द रॉकेट से. सो एज यू कैन सी ओवर हियर
that at time t equal to delta t, delta m mass is lost from the rocket assumes velocity v plus delta v, क्योंकि डेल्टा टी टाइम है, टाइम इंटरवल छोटा है, तो वेलोसिटी भी थोड़ी बहुत ही बढ़ेगी, मास भी थोड़ा बहुत ही डिस्ट्रॉय होगा। तो ये जो यू रिलेटिव लिखा है ना यहाँ पे, ये ये एक्चुअली मेरे से लिखने में गलती हो गई है। यू रिलेटिव नहीं दोस्तों, वो हम ये अर्थ के रेस्पेक्ट में सारी चीजें लिख रहे हैं ना। यू रिलेटिव एग्जॉस्ट वेलोसिटी इस एग्जॉस्ट गैस की है, लेकिन इस रॉकेट के रेस्पेक्ट में है, वो भी आएगा धीरे से। लेकिन यहाँ पे अभी मान लीजिए कि इसे मैं कहता हूँ यू वेक्टर, ठीक है। ये करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं, ये जितनी भी चीजें हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारी अर्थ के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस यू रिलेटिव विच हैज बीन रिटन इन पीडीएफ, इट मस्ट बी चेंज टू यू, ओके। उसका रीजन पता चल जाएगा धीरे से, हैव पेशेंस, ओके। सो डेल्टा एम मास ऑफ द इजेक्टेड गैस जेट एंड u वेलोसिटी ऑफ द गैस जेट, ये गैस जेट की वेलोसिटी है u अर्थ के रेस्पेक्ट में, v प्लस डेल्टा v वेलोसिटी ऑफ रॉकेट ऑफ मास m माइनस डेल्टा m, ठीक है। अब यहाँ पे एक अजम्पशन करना है कि ये जो रॉकेट है और ये जो जो भी हमारा मास इजेक्ट हो रहा है, यानी कि एग्जॉस्ट गैसेस के रूप में जो भी इजेक्शन हो रही है मास की, दे फॉर्म वन एंड द सेम सिस्टम, ये अज्यूम करना है। मतलब ये एक सिस्टम है शुरू में, इनिशियली जब गैस सिलेंडर में वो सारे फ्यूल थे, और ये फ्यूल डेल्टा एम फ्यूल लॉस कर गया, और ये एक सिस्टम है। सो वी हैव टू कंसिडर द रॉकेट एंड इट्स एग्जॉस्ट गैसेस एज वन सिस्टम। रॉकेट प्लस फ्यूल प्लस एग्जॉस्ट गैस इज वन सिस्टम। उनको अलग अलग सिस्टम कंसिडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इक्वेशन डिराइव नहीं होगा अगर उनको अलग अलग सिस्टम कंसिडर कर लिया तो, ठीक है। So v plus delta v is the velocity of the rocket of mass m minus delta m. m minus delta m जो रॉकेट का मास हो जाएगा टाइम डेल्टा टी बढ़ाने पे, यानी कि टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे, डेल्टा एम मास जो लॉस हो गया रॉकेट का, उसकी वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगाएंगे। क्या कहता है न्यूटन्स का सेकंड लॉ? F इक्वल टू डी पी बाय डी टी कहता है ना। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, ये कहता है हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ। यहाँ पे F एक्सटर्नल जो चीज है, ये F एक्सटर्नल यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी है मैंने, दिस इज एवरेज, ओके। F एक्सटर्नल एवरेज। सो एफ एक्सटर्नल एवरेज क्या है? यहाँ पे मान लो कि इंटरवल छोटा ही है लेकिन फाइनाइट है, मान लीजिए इनफाइनाइटिसमली स्मॉल नहीं है, मान लीजिए फाइनाइट है, तो उस केस में क्या लिख सकता हूँ मैं? एफ एक्सटर्नल एवरेज एज दिस डेल्टा टी इज नॉट वेरी स्मॉल इनिशियली, उसको इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है? Initial momentum as you can see mv, momentum is equal to mass into velocity, तो initial momentum mv हो गया, ठीक है। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम विल बी मोमेंटम ऑफ दिस रॉकेट प्लस मोमेंटम ऑफ इजेक्टेड गैस, सो दैट विल बी सिंपली m माइनस डेल्टा m, यानी mv वाला ही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन मास m माइनस डेल्टा m हो गया है, और मास इंटू वेलोसिटी ऑफ दिस, यानी कि इसका मास इंटू वेलोसिटी प्लस इसका मास इंटू वेलोसिटी, that will be final momentum. And what is initial momentum? This much. So I have written all of these terms over here, okay. P final minus P initial, or delta T is delta T, okay. So this is average external force acting. As the delta T is large, that's why this external force is average. और हम इसको जैसे ही इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट कर देंगे, वैसे ही
ये एफ एक्सटर्नल इंस्टेंटेनियस फोर्स बन जाएगा, ठीक है ना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे क्या बोला, इफ यू स्टिल ट्रीट बोथ पार्ट्स एज फॉर्मिंग वन एंड द सेम सिस्टम देन फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल डेल्टा टी वी कैन राइट ऑल ऑफ दिस, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अब एफ एक्सटर्नल, ये जो ये यहाँ पे ये सब लिखा मैंने, देखिए। तो यहाँ पे सिंपल अलजेब्रा लगानी है आपको, देखिए पिछले स्लाइड पे जाके देखते हैं और यहाँ का कूड़ा करकट हटा के देखते हैं, ठीक है। ये देखिए एफ एक्सटर्नल एवरेज जो है, ये एवरेज नेट नेट एफ एक्सटर्नल एवरेज जो भी है, ये एवरेज है, ओके। तो एक्स एफ एक्सटर्नल एवरेज किसके बराबर है, इसके बराबर। अब इससे ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव करना है हमें, जो बोल्ड में मैंने जिसको हाईलाइट किया है, ठीक है। तो देखिए ना, इसको एक्सपांड कीजिए, एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये इसके साथ जाएगा। सो व्हाट विल बी दैट, इट दिस इज सिंपल अलजेब्रा, ओके। सो सिंपल अलजेब्रा अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ, हालांकि मेरे पास स्पेस नहीं है लिखने के लिए, लेकिन यहाँ लिखता हूँ एम वी प्लस एम डेल्टा वी, ठीक है, माइनस माइनस डेल्टा एम वी प्लस डेल्टा एम डेल्टा वी एंड दिस इज एज इट इज, सो दिस विल बी प्लस डेल्टा एम यू, ठीक है। और माइनस एम बी तो जैसे का वैसा रहने वाला है। सो as you will simplify this bracket, ब्रैकेट सिंप्लीफिकेशन तो छोटी क्लासेस से आता ही है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद में ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद में ये इससे मल्टीप्लाई होगा अलॉन्ग विथ निगेटिव साइन, फिर उसके बाद में लास्ट में ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट खुल गया, फिर ये एडिशन में जैसे का वैसे लिख दोगे, ये वाला ब्रैकेट भी खुल जाएगा, और फिर ये जैसे का वैसे लिख दोगे। सो जैसे ही आप ये सब करोगे, वैसे ही आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा जो यहाँ पे बोल्ड में किया हुआ है, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन यू विल गेट, ओके। अगर अब हम यहाँ पे डेल्टा टी को हमने फाइनाइट लिया था, थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने कि फाइनाइट टाइम डेल्टा टी। अब मान लीजिए मैं इस डेल्टा टी को इनफाइनाइटली स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है, इंस्टेंटेनियस में बदल देता हूँ। तो मास ऑफ द सिस्टम इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, ठीक है। मास ऑफ द सिस्टम कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है क्योंकि फ्यूल बर्न होते जा रहा है। तो डेल्टा टी को अगर मैं जीरो को टेंड करता हुआ मान लूं, दैट इज मास ऑफ द सिस्टम इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। तो ये जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखा है, व्हाट विल दिस एक्सप्रेशन टर्न इनटू, किसमें टर्न हो जाएगा, देखिए डेल्टा वी बाय डेल्टा टी जो है, इसको मैंने डेल्टा टी को अगर जीरो को टेंड करवा दिया, सो दिस विल टर्न इनटू डी वी बाय डी टी, ठीक है। ये वाले सिंबल को डी डिफरेंशियल वाले सिंबल में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि बात अब इंस्टेंटेनियस वाली आ गई है। तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, so delta v by delta t will turn to dv by dt. As delta t tends to zero, so delta m by delta t will become minus dm by dt. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ गलती कर सकते हो। क्यों गलती कर सकते हो, यहाँ देखिए मास, ये जो इसमें जो वेलोसिटी है, जो भी दिस वेलोसिटी एज इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना, वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है समय के साथ, so it will possess a positive sign, ठीक है ना, this will possess a plus sign, okay, but as the mass is continuously decreasing, fuel burn होने की वजह से, तो जो मास है वो डिक्रीज करेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। अब ये भी यहाँ पे अजम्पशन है कि डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। वाई डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एज टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहती है। दैट्स व्हाई चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पे देखे ना पिछले स्लाइड में कि ये v प्लस डेल्टा वी हुई थी समय के साथ, लेकिन मान लीजिए ये टाइम डेल्टा टी को इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि मतलब एकदम 10 टू द पावर माइनस 18 सेकेंड कर दिया। सपोज ये टाइम इंटरवल को 10 टू द पावर माइनस 18 सेकेंड कर दिया सपोज, यानी डेल्टा
डेल्टा टी को 10⁻⁻18 सेकंड कर दिया। तो 10⁻⁻18 सेकंड में there will be not much significant variation of velocity. Velocity will almost remain v only after time delta t also, क्योंकि डेल्टा टी को हमने एकदम माइक्रोस्कोपिकली छोटा करके dt कर दिया है। क्या कर दिया है? हमने उसे dt बना दिया है। सो एज वी हैव मेड इट dt, सो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है उस वजह से कि ये जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये that's why delta v has become zero, मतलब वेरिएशन नहीं हुआ है वेलोसिटी। अब ये कोई स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डेल्टा वी जीरो अगर है तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ये जीरो क्यों नहीं हो रहा है? देखिए बहुत आसान बात मैं बताता हूँ। ये जीरो होने का मतलब ये जीरो होगा, ये ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? उसके पीछे रीजन है कि डेल्टा वी जीरो जब होता है तो मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं कि मान लीजिए डेल्टा वी इतना छोटा है, 10⁻⁻39 मीटर पर सेकेंड है मान लीजिए, ठीक है, इतना छोटा है मान लीजिए 10⁻39, मतलब अंदाजा लगा लेना कितना छोटा है। लेकिन इसका अगर मैं वैल्यू निकालूं इसका, तो मान लीजिए मैंने अभी बताया था, एक मिनट, just a minute, yes, so this delta t is also very small. डेल्टा टी कितना है? मान लीजिए 10⁻⁻18 सेकेंड है। अब डेल्टा वी बाय डेल्टा टी को जब निकालेंगे तो क्या आएगा? 10⁻39 अपॉन 10⁻18। सो दिस dv by dt हैज अ फाइनाइट वैल्यू। क्यों? -39 प्लस 18 हो जाएगा, लॉ ऑफ इंडाइसेस लगा देंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा ना लॉ ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से, सो दिस विल बी 10⁻24 के आसपास। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज कंसिडरेबल, बट डेल्टा वी एज इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻39, so that is not considerable, so we have considered it zero. ये 10⁻24 के सामने 10⁻39 बहुत छोटा हो गया, ठीक है ना। सो मैंने फर्जी फिगर लेके समझाए हैं, लेकिन बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये जो है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट जीरो, ओके, दिस थिंग जीरो स्टिल, दो दिस माइट बी जीरो, बस दिस थिंग इज नॉट जीरो, it has a considerable value, okay, yes, so और यहाँ पे माइनस साइन लगाना नहीं भूलना है, और इसका साइन प्लस क्यों है वो भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और मास डिक्रीज कर रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विल बी नेगेटिव बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अब जो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये देखिएगा एफ एक्सटर्नल, ठीक है ना, ये जितने भी वैल्यूज है यहाँ पे जितने भी लिए, और ये जीरो अज्यूम करके यहाँ सब्सटीट्यूट कर देना। जैसे यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो एफ एक्सटर्नल, देखिए पिछले स्लाइड में दिस वाज एफ एक्सटर्नल एवरेज एंड दिस इज एफ एक्सटर्नल इंस्टेंटेनियस, दिस इज एक्चुअली एफ एक्सटर्नल इंस्टेंटेनियस, ओके। सो एफ एक्सटर्नल इंस्टेंटेनियस, तो ये आ गया एक्सप्रेशन जो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, दिस इज द एक्सप्रेशन। नाउ वी विल जस्ट डू सम लेफ्ट राइट थिंग, यानी एलएचएस से आरएचएस वो सब करेंगे, ठीक है। सो एलएचएस से आरएचएस करेंगे, सो एम डीवी बाई डी टी को मान लीजिए मैं जैसे का वैसा रखता हूँ, और ये जो दोनों चीजें हैं, ये और ये, इन दोनों को मैं आरएचएस में ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है। ये इसको भी और इसको भी इधर ट्रांसफर किया एफ एक्सटर्नल के साइड पे। तो दिस इज सिंपल अलजेब्रा, और दिस सिंपल अलजेब्रा से कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, ठीक है। दिस माइनस यू जब इस साइड जाएगा
इस साइड जब जाएगा तो माइनस यू विल टर्न इनटू प्लस यू एंड प्लस वी विल टर्न इनटू माइनस वी। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ से minus u will turn into plus u plus v will turn into minus v and इसको isolate कर दिया एक साइड। so we have got the expression m dv by dt equal to f external vector plus u vector minus v vector into dm by dt। ठीक है। now the one thing is very interesting over here। मुझे previous slide पे जाना पड़ेगा ये दिखाने के लिए। u minus v देखिए, u minus v, ठीक है, u माइनस वी ये u रिलेटिव के बराबर है। ठीक है, वो कैसे, ये देखिए, यहाँ देखिए u क्या था, मैंने यहाँ पे लिखा था शुरू में कि ये u रिलेटिव मैंने गलती से लिखा है, दिस इज u, क्योंकि हम अर्थ के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं ना। ठीक है, और यहाँ पे वेक्टर साइन भी मिसिंग है और एक गलती है। ठीक है, तो ये पीडीएफ जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये करेक्शन उसमें कर लेना है। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेके मेरे टीचमेंट के प्रोफाइल पे जा सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो u रिलेटिव मतलब यानी कि u, ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एंड एट द सेम टाइम दिस v velocity of rocket is in upward direction। ठीक है, so what is the relative velocity of this exhaust gases with respect to this rocket? ये एग्जॉस्ट गैसेस की रिलेटिव वेलोसिटी इस रॉकेट के रेस्पेक्ट में क्या होगी, v माइनस यू होगी। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ सॉरी एक मिनट, वेलोसिटी ऑफ दिस रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ दिस रॉकेट सॉरी यू रिलेटिव, मतलब कि रॉकेट के रेस्पेक्ट में एग्जॉस्ट की वेलोसिटी, ठीक है ना, मैंने उल्टा बता दिया शायद, u माइनस वी होगा, मतलब रॉकेट के रेस्पेक्ट में एग्जॉस्ट की वेलोसिटी। सो रॉकेट के रेस्पेक्ट में क्या होगी वेलोसिटी, रॉकेट की वेलोसिटी v है, एग्जॉस्ट की नीचे की ओर u है, रॉकेट की ऊपर की ओर v है। तो रॉकेट के रेस्पेक्ट में चाहिए ना हमें, तो रॉकेट के जिसके रेस्पेक्ट में लेते हैं वो बाद में माइनस के बाद में आता है। ठीक है, सो u रिलेटिव वेलोसिटी u रिलेटिव इज इक्वल टू, ठीक है, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट। ठीक है, सो इसको u रिलेटिव से रिप्लेस कर दिया मैंने नेक्स्ट स्टेप में, एंड ये जो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आया है निकल के, दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस फाइनल रिजल्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ये देखिए फाइनल रिजल्ट, दिस इक्वेशन दिस रिलेशन यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, ये इक्वेशन लर्न बाय हार्ट कर लेना। ठीक है, ये इक्वेशन को रट लेना, बार बार काम पड़ेगा इसका, ये जो बॉक्स में दिया हुआ है ना, ये बॉक्स में दिया हुआ, इसको रट लेना, ये बार बार काम पड़ेगा। अब मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर ए है। ठीक है, अब ये देखिए, इट इज नोन एज एग्जॉस्ट वेलोसिटी, मतलब जो रिफ्यूज, जो गैसेस रिफ्यूज हुई है, ये रॉकेट से जो गैसेस निकली है, इनकी वेलोसिटी जो रॉकेट के वेलोसिटी के रिलेटिव जो इनकी वेलोसिटी होगी एग्जॉस्ट गैसेस की, उसको हम कहते हैं एग्जॉस्ट वेलोसिटी। ठीक है, सो इन इक्वेशन नंबर ए यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो, इन इक्वेशन नंबर ए, ओके, लेट मी टेक द हाइलाइटर, इन इक्वेशन ए, मतलब कि इस इक्वेशन, इन इक्वेशन ए, ठीक है, एफ एक्सटर्नल इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है, एफ एक्सटर्नल इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, मैंने अभी बताया था एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम कहाँ से आया था, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आया था ना। So F external is the external force acting on the system, and U relative dm by dt is known as thrust exerted on the rocket by the ejecting gas jet। ये चीज याद रखिएगा, U relative dm by dt, इसके प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं कि ये थ्रस्ट क्यों है, ये सब बातों में जाने की जरूरत नहीं है। डायमेंशन के हिसाब से अगर आप चेक करते हैं, तो डायमेंशन के हिसाब से
the dimension of this term u relative dm by dt in this equation u relative dm by dt, इसके डायमेंशन अगर आप चेक करोगे तो फोर्स के डायमेंशन निकल के आएंगे। क्यों फोर्स के डायमेंशन निकल के आएंगे, देखिए मैं बताता हूँ। u रिलेटिव यानी क्या, मीटर पर सेकेंड, dm यानी क्या, केजी, और ये टाइम क्या है, सेकेंड। सो दिस विल बी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि डायमेंशन किसके निकल के आए, फोर्स के डायमेंशन निकल के आए। सो ये जो टर्म है यहाँ पे आई है, आप देख सकते हैं, ये जो टर्म है u रिलेटिव dm by dt, दिस टर्म इज एक्चुअली थ्रस्ट। ठीक है, अब ये थ्रस्ट क्यों है, इसके प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है, दिस इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन, उससे और वो कुछ चीजें ऐसे ही याद रख लो। ठीक है, तो u रिलेटिव वेक्टर इनटू dm by dt, दिस इज नोन एज थ्रस्ट एक्सर्टेड ऑन द रॉकेट बाय द इजेक्टिंग गैस जेट। ठीक है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन में कि दो अलग अलग डायमेंशन की चीजों का एडिशन नहीं हो सकता। तो ये वाली चीज का एडिशन अगर इससे करना है तो क्लास 11th की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर अगर खोलते हो तो उसमें लॉज ऑफ डायमेंशन में क्या कहता है, दो सेम डायमेंशन की चीजों को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इसके इसके डायमेंशन काय के बराबर होना चाहिए, फोर्स के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, और इसके डायमेंशन अगर फोर्स के डायमेंशन के बराबर है तो naturally this will be something, some force, and that force is actually thrust exerted on the rocket by the ejecting gas jet. So that force is u relative, ये भी आपको याद रखना है, ये भी रट लेना है, u relative dm by dt, u relative vector dm by dt is equal to thrust exerted on the rocket by the ejecting gas jet, ये भी आपको रट लेना है। ठीक है, अब here the external force F external is the force of gravity on the rocket। देखिए हम एयर रेजिस्टेंस को तो हमने निग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को हमने निग्लेक्ट कर दिया, उसको तो हमने हटा दिया है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस अगर प्रॉब्लम में नहीं भी दिया हो एग्जाम में कि एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करो, तो भी एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करते हुए ही चलना है एग्जाम में। ठीक है, अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करने के लिए बोला एग्जामिनर ने, तो इट विल स्पेसिफाई द वेरिएशन ऑफ एयर रेजिस्टेंस विथ हाइट और समथिंग, किसी न किसी चीज का एयर रेजिस्टेंस का टाइम के साथ वेरिएशन या कुछ ना कुछ बताएगा। ऐसा हवा में एयर रेजिस्टेंस कंसिडर करने नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि उसका वेरिएशन वो बताएगा, उसका फंक्शन देगा एयर रेजिस्टेंस का, तो एयर रेजिस्टेंस आ सकता है। अदरवाइज इन एग्जामिनेशन अगर ऐसा मेंशन नहीं भी है कि एयर रेजिस्टेंस लेना है नहीं लेना है, उसके बारे में कोई बात नहीं किया है, तो एयर रेजिस्टेंस हैज ऑलवेज टू बी निग्लेक्टेड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट निग्लेक्ट करना है। ठीक है, सो इन दिस फॉर्मूला F external force, as there is no air resistance, this F external force is only the force of the gravity by earth। क्योंकि देखिए ये अर्थ है और ये रॉकेट है, तो उसमें दो ही प्रकार के फोर्स लग रहे हैं। एक तो अर्थ जो नीचे पुल कर रही है, रॉकेट को पूरा सिस्टम कंसिडर करो, रॉकेट के इंटरनल फोर्सेस मत देखो, ओनली रॉकेट और एग्जॉस्ट गैसेस को एक सिस्टम मान लिया, तो दो ही तो फोर्स लग रहे हैं इस सिस्टम पे। क्या क्या लग रहा है, एक अर्थ का फोर्स लग रहा है और एक एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। एयर रेजिस्टेंस को हम ऑलरेडी निग्लेक्ट कर चुके हैं, सो दिस एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। ठीक है, जो अर्थ फोर्स एक्सर्ट करेगी ग्रेविटी का, दैट विल बी इक्वल टू दिस एफ एक्सटर्नल। ठीक है, सो एज यू कैन सी ओवर हियर, ejecting gas jet, F external is the force acting on the system, U relative thrust exerted, here the external force F external is the force of gravity on the rocket, and air resistance, air, now neglecting air resistance, देखिए यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है, now neglecting air resistance। ठीक है, एंड वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ हाई एल्टीट्यूड, ये तो पहले ही मैंने निग्लेक्ट कैसे किया वो बता दिया था, क्योंकि हम मान के चल रहे कि इतनी ज्यादा हाइट नहीं अटेंड कर दिया रॉकेट ने कि वेरिएशन हो गया ग्रेविटी का, अर्थ के रेडियस से काफी छोटी हाइट है, सो दैट्स व्हाई द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ एल्टीट्यूड इज आल्सो निग्लिजिबल। सो एफ एक्सटर्नल जो इस एक्सप्रेशन में है, इस एक्सप्रेशन में जो एफ एक्सटर्नल है उसको मैंने mg से रिप्लेस कर दिया, mg वेक्टर से। ठीक है, ऑल्सो फॉर सिंप्लिसिटी वी अज्यूम एग्जॉस्ट वेलोसिटी u relative is constant।
अब ये चीज को अज्यूम कर लिया दोस्तों, ठीक है। एक्चुअली रियल लाइफ में क्या होगा कि अलग अलग हाइट पे रॉकेट के इंजन की एफिशिएंसी के हिसाब से दिस यू रिलेटिव विल चेंज विथ हाइट। क्योंकि जब बहुत ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगा, जब रॉकेट जस्ट शुरू होगा, तब रॉकेट उतना एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। लेकिन जब टाइम पास होगा जैसे जैसे, वैसे वैसे रॉकेट की एफिशिएंसी और बढ़ती जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे यह अज्यूम करके चल रहे हैं कि यू रिलेटिव वाज कांस्टेंट, मतलब कि रॉकेट जो है वो शुरू से ही उतनी एफिशिएंसी से काम कर रहा था। मतलब उसकी एग्जॉस्ट वेलोसिटी जो है, उसका जो मान है, मतलब मेजर ऑफ एग्जॉस्ट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ऐसा मान के चल रहे हैं। ऐसा मान के चल रहे हैं कि फुल स्विंग में आ चुका है रॉकेट। जैसे आप सुबह सुबह विंटर्स में गाड़ी शुरू करते हैं, तो शुरू में क्या होता है, विंटर के सीजन में जब सुबह सुबह गाड़ी शुरू करते हैं, तो शुरुआत में तो गाड़ी एकदम ही शुरू ही नहीं होती है। क्योंकि वो इसमें नहीं आई होती है, स्विंग में नहीं आई होती है, इसमें नहीं आई होती है, रूटीन में नहीं आई होती है। लेकिन जैसे ही गाड़ी चलना शुरू हो जाती है और आधे घंटे बाद गाड़ी को देखोगे, तो गाड़ी क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली चल रही है। तो वैसा ही यू रिलेटिव यू माइनस वी, इसको हमने यहाँ अज्यूम किया है कि रॉकेट ठंडेपन से शुरू नहीं हुआ है, रॉकेट फुल स्विंग में शुरू हुआ है, ठीक है। सो ये हम यहाँ पे हमने ये अज्यूम किया है, वी अज्यूम एग्जॉस्ट वेलोसिटी यू रिलेटिव इज कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो अगर ये सब अजम्पशन करोगे, तो इक्वेशन नंबर ए क्या बन जाएगा, एफ, या इक्वेशन नंबर ए को क्या बनाओगे भाई, बताओ मुझे। एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू एम जी, यू रिलेटिव इज कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज थ्रस्ट, ठीक है। और ये सब चीजें जब यहाँ करोगे, तो इक्वेशन ए क्या बन जाएगा, एम डीवी बाई डी टी। देखिए यहाँ इक्वेशन नंबर ए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर ए क्या था, एम डीवी बाई डी टी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, ठीक है, प्लस यू रिलेटिव डी एम बाई डी टी, ये था ना। अब एफ एक्सटर्नल की जगह पे एम जी रख के देखो, ये सी इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे जो v इज डायरेक्टेड अपवर्ड, अब यहाँ पे और एक चीज देखते हैं। ये रॉकेट का जो मोशन है ना, ये दिस रॉकेट मोशन इज इन वन डायमेंशन, ये भी एक असम्पशन है हमारा। वन डायमेंशन मतलब ये रॉकेट सिंगल लाइन पे चल रहा है, या तो ऊपर या तो नीचे, दो ही प्रकार के मोशन हो रहे हैं इस सिस्टम में। ऐसा नहीं हो रहा है कि रॉकेट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, लेकिन एग्जॉस्ट गैस इस डायरेक्शन में एग्जॉस्ट कर रही है गैस, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये एग्जॉस्ट गैसेस का मोशन भी एग्जैक्ट वर्टिकल हो रहा है, रॉकेट का मोशन भी एग्जैक्ट वर्टिकल हो रहा है, ठीक है। नहीं तो रॉकेट तो चलने को ऐसा भी चल सकता है, ठीक है, लेकिन हमारा अजम्पशन ये है कि ये मोशन वन डायमेंशन में है, वर्टिकल डायमेंशन डायरेक्शन में है, ठीक है। सो हम वर्टिकल डायरेक्शन में मान लेते हैं इसको। तो जैसे ही हम इसको वर्टिकल डायरेक्शन में मानेंगे, एज वी इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ, एज वी इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड यू रिलेटिव एट जी आर डाउनवर्ड्स। क्यों डाउनवर्ड है, क्योंकि यू रिलेटिव मैंने क्या बताया था, ये देखो यहाँ पे फिगर, ये देखो यहाँ पे फिगर में कचरा हटा के दिखाता हूँ, एक मिनट, हाँ, ये देखिए, ठीक है। जी इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, क्योंकि अर्थ नीचे है, जी इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। यू रिलेटिव मतलब यू रिलेटिव जो वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट है, दैट इज आल्सो डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ठीक है, यू रिलेटिव वेक्टर। एंड वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इज एग्जैक्टली अपवर्ड, ठीक है। तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं निगेटिव बोल दूं, अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव बोल दूं, तो क्या कर सकता हूं मैं इस इक्वेशन में, बताइए मुझे। इस इक्वेशन में यहाँ पे मैं डाल दूंगा जी, जी वेक्टर के जगह पे माइनस जी, यू रिलेटिव वेक्टर के जगह पे माइनस यू रिलेटिव, dv by dt, as v is positive and motion is one dimensional, so वेक्टर साइन हटा सकता हूं मैं।
सो अब वेरिएबल को सेपरेट कर दो, ठीक है। एम को एक साथ ले आओ। अब ये वाला ही कैसे आया ये तो पता चल गया हमें, ठीक है। नाउ यहां से डी टी को राइट हैंड साइड में ले जाओ। सो दिस विल टर्न इनटू, क्या हो जाएगा ये एम, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ। एक स्टेप यहाँ पे है, एम डी वी इक्वल टू माइनस एम जी डी टी माइनस यू रिलेटिव डी एम, ठीक है। डी टी को इधर लेके चलो, ठीक है ना। तो ये आया। अब इसके बाद में बोथ द साइड एम से डिवाइड कर दो। बोथ द साइड एम से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, दिस एक्सप्रेशन विल टर्न इनटू दिस। देखिए कॉमन सेंस लगा के। एंड सो दैट्स हाउ वी गॉट दिस इक्वेशन, ठीक है ना, दिस वन, ठीक है। नाउ अब हमें एक ही काम करना है और वो है इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, करो इंटीग्रेट, इसको करके देखो। नाउ इंटीग्रेटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मोशन, मतलब टाइम टी इक्वल टू जीरो और वेलोसिटी जब जीरो थी रॉकेट की, तब से इंटीग्रेट करते हुए जो मास ऑफ द रॉकेट एम नॉट, ठीक है, मास ऑफ द रॉकेट एम नॉट है, मास ऑफ द रॉकेट एम नॉट था इनिशियली ऐसा मान के चलो, ठीक है, विद मास ऑफ द रॉकेट एम एंड वेलोसिटी वी। सो क्या हो जाएगा ये, मान लीजिए जब टाइम टी इक्वल टू जीरो पे रॉकेट टेक ऑफ कर रहा था, सो ये लिमिट्स कैसे आई वो मैं बता रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। ये लिमिट्स कैसे आई वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो बहुत आसान है ना, रॉकेट रेस से शुरू हुआ होगा, रॉकेट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे शुरू हुआ होगा, रॉकेट टाइम इक्वल टू जीरो पे शुरू होगा तो यहाँ जीरो, रॉकेट जीरो वेलोसिटी से शुरू हुआ होगा तो यहाँ जीरो। जीरो वेलोसिटी जब थी रॉकेट की और टाइम टी इक्वल टू जीरो था तो मास मास रॉकेट का क्या था, जब वो इंडस्ट्री से बन के टेक ऑफ के लिए खड़ा था जमीन पे, तब मास ऑफ रॉकेट क्या था, एम नॉट था। लेकिन वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते वी हो गई, तो अपर लिमिट वी आ गई। वो वी सी वेलोसिटी टाइम टी पे थी, ठीक है। और टाइम टी पे मास कितना था, कैपिटल एम था। देखो पुरानी स्लाइड्स, देखो पुरानी स्लाइड्स, क्या था मास, मास एम था ना भाई। ये देखो टाइम टी इक्वल टू टी पे मास एम था ना, हमारा ये असम्पशन है। तो टाइम टी इक्वल टू टी पे एज द मास वाज एम, तो अपर लिमिट ये हो गई। अब इसको जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे मैं और एक स्टेप से बीच में वो दिखा देता हूँ, ठीक है ना। इसको जैसे इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, v जीरो टू वी इक्वल टू माइनस जी टी जीरो टू टी, और ये u रिलेटिव माइनस यू रिलेटिव, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एल एन, क्या लिख सकता हूँ, एक मिनट, एल एन एम, ठीक है। इसका क्या कहाँ से कहाँ तक होगा लिमिट, एम नॉट टू एम होगा, है कि नहीं। और जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करोगे, दिस यू विल गेट एज लिमिट, जैसे ही डालोगे ये सब लिमिट्स पुट करोगे, तो वैसे ही आपको इतना तो मैथ्स आता ही होगा यार। ये मैथ्स करके दिखाने की आई डोंट थिंक देर इज एनी नीड, इससे ये कैसे आया ये बताने की कोई नीड है मुझे नहीं लगता। दिस इज वेरी सिंपल, दैट्स व्हाई। So you got the final equation, and this is called as equation of rocket motion. What is this called as? This is called as equation of rocket motion. And this expression you have to learn by heart. ठीक है ना? This expression you have to learn by heart, and another expression which you have to learn by heart is over here. इस एक्सप्रेशन को भी आपको रट्टा मार के रखना, ठीक है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट हमें मिल गया। अब यहाँ से जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ से मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास एंड वॉचिंग इट। अभी मैं इतना ही रखता हूँ।
गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ खैर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।